हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये देखिए स्वयं सेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2023 ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है ना? ऑप्शन नंबर डी, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, और जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी कहा जाता है, यह हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1985 में ये इसको आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी। इस बार का इसका थीम क्या है? तो सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि सभी ने दिया। ठीक है, ये आपका इस बार का थीम है, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि सभी ने दिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, यह दिन स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को यानी कि एसडीजी गोल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। टोटल कितना गोल है? तो 17 गोल है, और सभी देश को ये एसडीजी गोल 2030 तक अचीव करने के लिए कहा गया है। 17 गोल, उसमें भूखमरी है, क्वालिटी हंगर मतलब क्वालिटी एजुकेशंस है ना? तो बहुत सारे चीज़ है जो कोई अचीव करना है सारे देश को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, 5 दिसंबर को ये मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो देखिए, आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये अभी आर्मेनिया की शहर एरावेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, एरावेन, आर्मेनिया। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आर्मेनिया वही कंट्री है जिसका हर समय झगड़ा अजरबैजान के साथ होते रहता है। आप लोग देखे होंगे अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत ने आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक यानी कि 3 गोल्ड, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। 4 दिसंबर को भारत ने आईबीए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2023 के लिए आखिरी दिन एरेवेन, आर्मेनिया में 3 गोल्ड और ये सब ऐसे जीते हैं। ठीक है, आकांक्षा ने 70 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है, और परी ने 48 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। इसे याद कर लीजिएगा। निशा 52 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीती है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो तीनों जो गोल्ड है वो महिला द्वारा लाया गया है, ये भी देख लीजिएगा। बिनी ने 52 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है, जबकि सृष्टि साठे ने 63 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि टोटल पदक की बात करें तो भारत के द्वारा कितना जीता गया? यहाँ पे 8 और 1 9 पदक। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 4 दिसंबर 2023 को भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो वो केनिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के यात्रा पर आए हैं 3 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केनिया। ठीक है, 4 दिसंबर 2023 को केनिया के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? विलियम समोई रूतो। ये विलियम समोई रूतो जो है ये भारत के यात्रा पर 3 दिन के लिए आए हैं। इनके साथ एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिमंडल भी है। ये राष्ट्रपति विलियम समोई की पहली भारत यात्रा है, ये याद कर लीजिएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति रूटो का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की। केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध जो है वो मजबूत होने की उम्मीद है। ठीक है, अगर केन्या की बात करें तो केन्या एक पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी नैरोबी है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसकी सीमा जो है ये दक्षिण सूडान से, इथोपिया से, सोमालिया से, युगांडा से और तंजानिया से लगती है। इसकी मुद्रा क्या है? केनियाई शिलिंग है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? सोमालिया वही देश है जिसका लुटेरा हमारे जो भी उधर से पास हो रहे हैं जहाज है उसको लूट लेता है ना? जिसको हम लोग पायरेट्स ऑफ सोमालिया के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के सोमालिया के समुद्री लुटेरे बहुत फेमस है। वहाँ के आसपास जो भी इंसान जाता है वो मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको लूट लेता है, जहाज़ को ही लूट लेता है, पानी वाला जहाज़।
ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विश्व मृदा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है ना। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है, ये इस बार का थीम है, ये याद कर लीजिएगा, 2023 का थीम है। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था, यानी कि ऑफिशियली। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव अपनाया था। यह स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान दिलाने और मिट्टी संसाधनों को टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करने के लिए मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है, ये इस बार का थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो ये किस शहर में है? एक्चुअली में ये नई दिल्ली, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, तो ये इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, नई दिल्ली नहीं होना चाहिए था। इसका कहाँ पे है? तो ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यह बहुहितकारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। 2021 और 2022 में ये IIGF के पहले 2 संस्करण के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद IIGF का तीसरा संस्करण था, ये याद कर लीजिएगा, ये तीसरा बार यहाँ पे हुआ है। फोरम का विषय था आगे बढ़ना, भारत के लिए डिजिटल एजेंडे को सेलिब्रेट करना, ये इस बार का विषय था, यानी कि थीम था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि IBBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जितेश जॉन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जितेश जॉन, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जितेश जॉन 1 दिसंबर 2023 को IBBI ने अपनी पहली भूमिका संभाली। उन्होंने पहले विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया था। वह 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी है, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सर्विस के अधिकारी हैं, ये याद कर लीजिएगा। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने संदीप गर्ग को IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी नामित किया है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण के बाद 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा इसके लिए किया गया है। 27 अक्टूबर 2023 से 5 साल प्रभावी है, जब संदीप गर्ग ने IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और पेरिस क्लब ऋणदाताओं के समूह के साथ ऋण उपचार योजना पर संवैधानिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विथ इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑन ए डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान? तो ऐसा करने वाला श्रीलंका बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, श्रीलंका, ठीक है ना। श्रीलंका ने भारत और पेरिस क्लब समूह के ऋणदाताओं के साथ ऋण उपचार योजना पर संवैधानिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के लगभग $3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्रीलंका और आधिकारिक ऋणदाता समिति ऋण उपचार के मुख्य मापदंडों पर समझौते पर पहुंचे।
ये पैरामीटर श्रीलंका और IMF के बीच विस्तारित फंड सुविधा व्यवस्था के अनुरूप है। श्रीलंका ने अपने लगभग $51 मिलियन के विदेशी ऋण पर चूक करने का निर्णय लिया है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और आपको मालूम होगा कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो ये चाइना ने 100 साल के लिए लीज पर ले लिया। एक्चुअली में वो हड़पने का नीति ही है। बाद में हम लोग का भारत के विदेश मंत्री समझाते रहे कि चाइना का फेरा में मत पड़ो, लेकिन नहीं, चाइना नहीं, मतलब ये श्रीलंका नहीं माना। और आज देखिए क्या स्थिति है ना, श्रीलंका का सभी लोग जानते हैं आप लोग, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि चाइना के डेफ्ट पॉलिसी में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 84वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये वैशाली रमेश बाबू बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू ये 2 दिसंबर को स्पेन के वर्सिलोना में 2023 के चौथे एलोब्रेटे ओपन के दौरान 2500 एलो रेटिंग को पार करने वाला वैशाली ग्रैंड मास्टर बन गई, ये याद कर लीजिएगा। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद अब आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है, ये याद कर लीजिएगा। अगर आपको बता दिया जाए कि ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है तो यही वैशाली बनी है, ये याद कर लीजिएगा। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, ये याद कर लीजिएगा। और ये अगर पहली भाई बहन को कौन जोड़ी बना है तो ये वैशाली बनी है। ऐसे कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली, पहली महिला कोनेरू हम्पी है, उसके बाद दूसरी महिला हरिका द्रोणावली है और तीसरी महिला वैशाली है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतना ही था इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 4 दिसंबर 2023 को जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान आयोजित की है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ए टेस्ट फ्लाइट ऑफ सॉलिड फ्यूल स्पेस रॉकेट ओवर द सी नियर जेजू आइलैंड ऑन 4 दिसंबर 2003? तो ऐसा कौन किया है? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए दक्षिण कोरिया ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान आयोजित किया। पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ बढ़ती अंतरिक्ष दौड़ के बीच दक्षिण कोरिया ने यह अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। 2022 के दिसंबर और मार्च में 2 अन्य प्रशिक्षणों के बाद यह दक्षिण कोरिया में अपनी तरह का तीसरा प्रशिक्षण है, इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया में जो इम्पॉर्टेंट झमेला होता है, आपको मालूम होगा, कोई भी देश मतलब ऐसा होता ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान ही हर समय, इंडिया चाइना ही हर समय झगड़ा करते रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश है जो कि झगड़ा करते रहते, जैसे रसिया यूक्रेन देख लीजिए, अजरबैजान आर्मीनिया देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देख लीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसा देश है जो कि आपस में जहाँ पे बाउंड्री का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में मतलब निम्नलिखित में से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है? विच यूनियन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 इन लोकसभा? तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक है वो धर्मेंद्र प्रधान, भारत के शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पे संसद में लाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, ये जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा ये विधेयक पेश किया गया। ये विधेयक तेलंगाना के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये हम लोग अपने सेशन में भी कैप्चर किया था कि तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ओपन किया गया है, उसी से ये विधेयक संबंधित है। ठीक है, उसके नाम पर जाने जाने वाला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना चाहता है, इसे याद कर लीजिएगा। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में इसमें अमेंडमेंट होगा, ये याद कर लीजिएगा, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावित विश्वविद्यालय अपने आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
इसके लिए 889.7 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विश्वविद्यालय देश की जनजातीय कला, संस्कृति और प्रथाओं में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके अंतः शिक्षा को भी बढ़ावा देगा, ये याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है, ये याद कर लीजिएगा। इसीलिए ये जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के कारण निम्नलिखित में से किस देश में बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ रहे हैं? तो देखिए, व्हाइट लंग्स सिंड्रोम, ये व्हाइट लंग सिंड्रोम्स क्या है? ये लंग्स से संबंधित बीमारी है और ये बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है और इसका केस लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऐसा कहाँ पे हो रहा है? तो अमेरिका के ओहियो देश में, अमेरिका के ओहियो शहर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है ना। व्हाइट लंग सिंड्रोम की विशेषता पूरे फेफड़ों पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। ये व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है, ये पूरा फेफड़ा पर आपका धब्बा हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। व्हाइट लंग सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे को खांसी, बुखार और धड़कन का अनुभव होता है, ठीक है। 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों में बहती या बंद नाक, आंखों से पानी आना, घबराहट, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण अनुभव होते हैं, यानी कि दिखाई देता है, ठीक है। ओहियो में स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार इसका प्रकोप कोविड, फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस या उसके बाद माइकोप्लाज्मा के कारण हो सकता है, ऐसा ये कहा जा रहा है कि कोविड के कारण भी ये हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा बच के रहने का भी है, इसे देख लीजिएगा। बुखार और खांसी जैसे लक्षणों के इलाज के लिए दवा दी जाती है, इसमें ये सब बोला जा रहा है। आपको मालूम होगा कि SARS-CoV-2 ये कोविड के लिए नाम दिया गया था। ये भी क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, जिसमें लंग्स प्रभावित होता है, ठीक है, फेफड़ा प्रभावित होता है। और सेकेंड वाला जो कोविड-19 आया था, वो उसमें तो काफ़ी लोग सांस की कमी की वजह से मतलब इस देश को छोड़ दिए, है ना। चलिए, ये सब देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन DC है और प्रेसिडेंट वहाँ के जो बाइडेन है और कमला हैरिस वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा। यह निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सर्विलांस सिस्टम नियुक्त करेगा, एक लगाएगा, जिससे जो पटरियों पर हाथी की मौत हो जाती है उसको रोका जा सके। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? तो उस सिस्टम का नाम है गजराज तंत्र, यानी कि गजराज सिस्टम नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गजराज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के वन क्षेत्रों में गजराज प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। यह फर्स्ट फेज में होगा। भारतीय रेलवे वन क्षेत्रों से गुजरने वाले 700 किलोमीटर के मार्ग पर यह निगरानी प्रणाली को स्थापित करेगा। 700 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कार्यवाहन की कुल लागत 181 करोड़ रुपया होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तकनीक को 2022 में असम के 150 किलोमीटर के खंड पर लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि यह काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। रेल मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली लोको पायलट को पटरियों पर हाथियों की मौजूदगी के बारे में समझ और सचेत करता है, यानी कि वो पटरी पर है या नहीं, उससे लोको पायलट को मालूम चल जाता है और इससे क्या होगा कि उसका जो एक्सीडेंट है वो कम हो पाएगा, बच जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2022 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 11 हाथी गलियारों में घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली भी शुरू की गई। इन 11 गलियारों में ट्रेन हाथी की टक्कर की सूचना नहीं है। अब भी कोई हाथी ट्रैक पर आता है तो सिस्टम ट्रेन नियंत्रण, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर और अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करके काम करता है। भारत में हर साल ट्रेन की टक्कर से औसतन 20 हाथियों की मौत हो जाती है, ये ऐसा इसमें डेटा के मुताबिक कहा गया है, हर साल, ठीक है ना। तो अब से हाथियों की मौत को रोका जा सकता है इसके मतलब इस सिस्टम के वजह से, ठीक है।
तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। और आपको मालूम होगा कि दो ट्रेनों का टक्कर को रोकने के लिए भी इंडियन रेलवे के द्वारा कवच सिस्टम भी लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा कि वो मतलब दोनों ट्रेनों का आपस में टक्कर होने से बच सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में फोर्ब्स एशिया के 2023 हीरोज ऑफ फिलोंथ्रॉफीज ऑफ एशिया पैसिफिक क्षेत्र का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो देखिए, विच एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशियाज 2023 हीरोज ऑफ फिलोंथ्रॉफीज ऑफ एशिया पैसिफिक रिलीज्ड? तो ये 17वां एडिशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। फोर्ब्स एशिया के वार्षिक परोपकारी नायकों की सूची 17वें संस्करण में कॉरपोरेट परोपकारी को भी शामिल किया गया है, नहीं किया गया है। गैर रैंक वाली सूची में निजी तौर पर आयोजित कंपनियां शामिल हैं, जहां व्यक्ति बहुमत का मालिक है। यह सूची व्यक्तिगत निधि से दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करती है। इस सूची में डीएलएफ के केपी सिंह, इन्फोसिस के नंदन नीलेकनी और जीरोधा के निखिल कामत शामिल हैं। केपी सिंह डीएलएफ के मानक चेयरमैन हैं। अगस्त में उन्होंने परोपकारी कार्यों में वित्त पोषण के लिए दिल्ली स्थित संपत्ति डेवलपर में अपनी शेष हिस्सेदारी बेच दी, ऐसा ये कहा जा रहा है। तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब नंदन नीलेकनी ये सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं इन्फोसिस के। जून में उन्होंने संस्थान के साथ अपने 50 साल के जुड़ाव को चिन्हित करने के लिए अपने अल्मा मेटर आईआईटी बॉम्बे को 3.2 बिलियन रुपए दान दिया था, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नीलेकनी और उनकी पत्नी रोहिणी ने 2017 में गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर भी किया था, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो देखिए, शिवाजी महाराज का जो स्टैचू का अनावरण है वो सिंधुदुर्ग जिले में अनावरण यानी कि उद्घाटन किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है और वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, बीजेपी की सरकार है वहाँ, ठीक है। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। तो अभी बताइए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ग्राम मानचित्र, ठीक है। ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्राम मानचित्र, ये याद कर लीजिएगा। यह एप्लीकेशन भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और सहायता करता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मोबाइल आधारित समाधान मैशन सॉफ्ट भी लॉन्च किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारा चीज़ है इसमें, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में 5 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने समग्र छात्र विकास के लिए कितनी स्कूल पहल को शुरू की है? तो देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और उन्होंने समग्र शिक्षा के लिए, समग्र विकास के लिए स्कूलों में टोटल 5 पहल को शुरू किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 पहल, ये 5 पहल कौन कौन सा है तो इसे देखना जरूरी है, देख लीजिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस 5 भविष्यवादी पहलों में मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला महावचन उत्सव, एक स्कूल अभियान अपनाए और माझी शाला माझी पारस बाग और स्वच्छ मॉनिटर शामिल है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला है मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला, सुंदर मतलब पाठशाला जो है ना वो वाला, अपने परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए और वित्तीय साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास और राष्ट्रीय अखंडता के अवधारणाओं को
सबसे प्रभावी तरीके से पेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार जीतना 45 दिनों की चुनौती है। उसके बाद दूसरा है महावचन उत्सव। महावचन उत्सव क्या है? इसका उद्देश्य पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है स्वच्छता मॉनिटर अभियान। तो स्वच्छता मॉनिटर अभियान ये छात्र सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। उसके बाद चौथा है माझी शाला माझी पारसवा बाग। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का उद्देश्य है स्कूलों को अपने स्वयं के लिए किचन गार्डन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जबकि सर्वश्रेष्ठ छात्र को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य है छात्रों को खेती की मूल बातें और इसकी महत्व की परिचय कराना। पांचवा है एक स्कूल गोद ले अभियान। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बहुत पहले ही लॉन्च कर लिया गया था, एडॉप्ट ए स्कूल, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था कोई स्कूल एडॉप्ट करना चाहती है तो उसे वो कर सकता है। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये लिए हैं रेवंत रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। रेवंत रेड्डी जो है ये मुख्यमंत्री के तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत है वो 2030 तक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कहा गया है 2030 तक भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को शहरी नियोजन और विकास पर द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो ये किया गया है भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑन 4 दिसंबर 2023, ठीक है। चलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये याद कर लीजिएगा। चलिए उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। JT60 से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर है, यह किस देश के बीच संयुक्त पहल है? तो ये देखिए JT60 से ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है इन द वर्ल्ड, और ये जॉइंट वेंचर है यूरोपीय यूनियन और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यूरोपीय यूनियन में अभी टोटल 27 देश है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 27 देश। और इसी से ब्रिटेन अलग हो गया था, जिसको हम लोग ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स पिछले 6 दिसंबर और 7 दिसंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले